अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ हमना लियाकत फ्रॉम बैच 24 FMU। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कंप्लायंस ऑफ द लंग्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास कंप्लायंस होती क्या है। अगर बहुत सिंपल वे में अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करें तो जस्ट लाइक कि अगर मेरे पास देखें ये एक बैलून है, ठीक है, ये एक बैलून है, तो इस बैलून के अंदर जब मैंने कुछ जो है एयर ब्लो की, ठीक है, कोई इसको फोर्स दी, कोई इसके अंदर प्रेशर दिया, तो ये कितना एक्सपेंड किया इस बैलून ने। ठीक है, ये जब मैंने इसके अंदर हवा भर दी तो ये इसने कितना इन्फ्लेट किया या ये कितना एक्सपेंड हुआ ये बैलून, उसको हम जो है इसकी क्या कह देंगे, हम इसकी कॉम्प्लाइंस कह देंगे। ठीक है, तो अगर जस्ट लाइक एक फॉर्मूला की फॉर्म में कॉम्प्लाइंस को देना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि जो हमारे पास कॉम्प्लाइंस है दैट इज़ चेंज इन वॉल्यूम पर चेंज इन प्रेशर। कि प्रेशर की एक सर्टेन अमाउंट चेंज करने से हमारे पास किसी चीज़ का वॉल्यूम जो है वो कितना चेंज हो रहा है उसको हम लोग उसकी कंप्लायंस कहते हैं। अब सेम इसी तरह जो है वो हमारे साथ जो है वो लंग का कॉन्सेप्ट है, लंग की कंप्लायंस है। अब लंग के केस में ये प्रेशर क्या है हमारे पास, लंग के केस में जो ये प्रेशर है दैट इज़ ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, कि हमारे लंग्स को हमें पता है सर्टेन प्रेशर्स का सामना है विद इन द थोरेसिक केज, हमारे पास उसके ऊपर एक नेगेटिव प्लूरल प्रेशर है जो उसको इन्फ्लेट किए रखता है। ठीक है, उसको मजबूर करता है कि थोड़ी सी एक्सपेंडेड फॉर्म में रहे। तो उसके होते हुए उसकी प्रेजेंस में उसको चेंज में हमारे पास जो है जब हम लंग्स के अंदर हवा जाती है तो वो कितना एक्सपेंड कर सकते हैं उसको हम लोग जो है वो कंप्लायंस ऑफ द लंग्स कहते हैं। राइट, अब जस्ट कंप्लायंस के एक कॉन्सेप्ट को मज़ीद आगे आपको समझाने के लिए जस्ट सपोज कि ये हमारे पास 3 बॉडीज़ हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट जो है हमारे पास बॉडीज़ हैं। दिस इज़ मैस 1, दिस इज़ मैस 2 एंड दिस इज़ मैस 3। ठीक है, अब ये 3 बॉडीज़ हैं जस्ट सपोज के एक ही जगह पर एक ही लेवल पे पड़ी हुई हैं। इन तीनों के ऊपर मैंने 1 यूनिट जो है वो प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, जब मैंने 1 यूनिट प्रेशर अप्लाई किया तो जो ये वाली बॉडी है वो स्ट्रेच होकर हमारे पास वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, जो हमारे पास मैस 2 है उसने भी स्ट्रेच किया और वो जस्ट यहाँ तक आई, और जो मैस 3 है उसने भी स्ट्रेच कर कर वो जस्ट हमारे पास यहाँ तक आ गई। ठीक है, इन तीनों पर हम लोगों ने जो फोर्स है वो इक्वल ही लगाई, या प्रेशर जो है वो हम लोगों ने इनको इक्वल ही दिया था, दैट इज़ 1 यूनिट प्रेशर। ठीक है, जब हमारे पास ये तीनों बॉडीज़ भी एक जैसी हैं और हमने प्रेशर भी एक जैसा दिया है, फिर क्या वजह है कि ये जो है ये ज़्यादा स्ट्रेच हुई है और जो मैस 3 है ये सबसे ज़्यादा कम स्ट्रेच हुआ है। ठीक है, अब इसका ये मतलब है कि जो बॉडी जो मैस जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है उसकी कंप्लायंस सबसे ज़्यादा है, जो सबसे कम स्ट्रेच हुआ है उसकी कंप्लायंस जो है वो सबसे ज़्यादा कम है। तो अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रिकॉयल फोर्स का। ठीक है, रिकॉयल फोर्सेस क्या होती हैं, रिकॉयल फोर्सेस होती हैं बेसिकली कि जस्ट लाइक अगर मेरे पास एक रबर बैंड है, अब मैंने उस रबर बैंड को स्ट्रेच किया। ठीक है, ये रबर बैंड था मेरे पास, मैंने उसको स्ट्रेच किया, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। अब इस रबर बैंड ने क्या किया मेरे पास कि जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो इसके अंदर एक सर्टेन रिकॉयल फोर्सेस हैं जो इसको अपनी ओरिजिनल हालत की तरफ आने पर मजबूर करती हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा ये फोर्सेस इसको अपने ऊपर इसको अपनी वापस असल हालत में आने पे मजबूर करेंगी, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ही ज़्यादा इस बॉडी की इलास्टिसिटी होगी। ठीक है, और इस वापस आने की जो इसकी करैक्टरिस्टिक है उसको हम इसकी रिकॉयल एबिलिटी कहते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि कंप्लायंस और रिकॉयल का हमारे पास क्या ताल्लुक है, तो हमारे पास जो कंप्लायंस है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉयल फोर्सेस। ठीक है, दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉयल फोर्सेस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो बॉडी जिसकी रिकॉयल फोर्सेस ज़्यादा हैं इट मीन्स कि वो उस चीज़ को स्ट्रेच करने में, उस चीज़ को एक्सपेंड करने में उतना ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है। ठीक है, कि मतलब लाइक कि अगर ये एक रबर बैंड है इसकी रिकॉयल जो है फोर्सेस जस्ट लाइक कि वो 5 हैं, और एक ये रबर बैंड है इसकी रिकॉयल फोर्सेस 10 है। ठीक है, दोनों एक जितनी है लेकिन इसके ऊपर रिकॉयल फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा अप्लाई हो रही हैं, तो मुझे ऑफकोर्स इसको स्ट्रेच करना ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि उसको वापस जो है उसकी फोर्सेस उसको वापस अपनी असल हालत में रहने पे मजबूर कर रही हैं, इसलिए इस चीज़ को एक्सपेंड करना, इस चीज़ को इन्फ्लेट करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है। तो इट मीन्स जो हम लोगों ने ऊपर 3 मैसेज डिस्कस किए हैं, इस तीनों में जो नंबर 1 मैस था, जो मैस नंबर 1 था, उसकी कंप्लायंस इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि उसकी रिकॉयल एबिलिटी सबसे ज़्यादा कम थी। ठीक है, अगर उसकी रिकॉयल एबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होती तो उसकी कंप्लायंस जो है वो फिर कम हो जाती, और मैस 3 में चूँकि रिकॉयल फोर्सेस बहुत ज़्यादा थी इसलिए उसकी जो कंप्लायंस है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा कम थी।
अब अगर हम लोग फर्दर जो है कंप्लायंस के सर्टेन फैक्टर्स जो है वो डिफाइन कर लें या हम लोग देख लें फैक्टर्स ऑफ द कंप्लायंस, तो वो क्या क्या हैं। सबसे मेन फैक्टर जो है ना हमारे पास कंप्लायंस पे जो इफ़ेक्ट करता है वो होती है हमारे पास इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लंग्स। ठीक है, यही तकरीबन यही कॉन्सेप्ट जो हम लोग अभी ऊपर रिकॉइल का जो है वो डिस्कस करके आए हैं, सेम वही है। ठीक है, किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा इलास्टिक फोर्स होगी इट मीन्स उसकी उतनी ज़्यादा रिकॉइल एबिलिटी है कि वो उस चीज़ को लंग्स जो हैं उसकी जो इलास्टिक फोर्सेस हैं वो लंग्स को इस बात पे मजबूर करती हैं कि लंग्स जो हैं वो कोलैप्स हो जाएं। ठीक है, लेकिन अब कंप्लायंस जो है वो क्या करना चाह रही है, वो लंग्स को एक्सपेंड करना चाह रही है। तो इट मीन्स कि हमें इस पॉइंट पे सबसे पहले तो ये बात क्लियर करनी चाहिए कि जो हमारी कंप्लायंस है और जो हमारी इलास्टिक फोर्सेस हैं वो किसी भी तरह के इलास्टिक फोर्सेस हैं ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, ये बात सबसे पहले अपने माइंड में बिठा लें। अब उसके बाद हम लोग आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास लंग्स की इलास्टिक फोर्सेस दो तरह की होती हैं। एक इलास्टिक फोर्सेस जो होती हैं वो लंग टिश्यू जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, और दूसरा जनाब हमारे पास लंग में एक सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होती है। दूसरी इलास्टिक फोर्सेस जो हैं वो ये सरफेस टेंशन प्रोवाइड कर रही होती है, और मेनली ये सरफेस टेंशन ही जो है ये हमारे पास जो है एक प्रोमिनेंट उसकी रिकॉइल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही होती है। ठीक है, मतलब जो इलास्टिक फोर्सेस ऑफ लंग की वो 2/3 सरफेस टेंशन प्रोवाइड कर रहा होता है और जस्ट 1/3 जो है वो हमारा लंग टिश्यू प्रोवाइड कर रहा होता है। लंग टिश्यू की अपनी कौन से इलास्टिक फोर्सेस हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास जो लंग पेरेन्काइमा है ना उसके अंदर हमारे पास दो मेन तरह की वो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास इलास्टिन फाइबर्स होते हैं और दूसरे हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, एक तो ये दोनों मिलकर जो है ना हमारे पास लंग को इलास्टिक फोर्सेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्या होता है कि नॉर्मल जब लंग डिफ्लेटेड होता है मतलब उसके अंदर हवा नहीं होती तो ये जो फाइबर्स हैं ये जस्ट एक किंग स्टेट में यूँ करके कॉन्ट्रैक्टेड से किंग स्टेट में बड़े होते हैं। जो ही हमारा लंग जो है वो एक्सपैंड करता है तो ये जो फाइबर्स हैं ये इस तरह स्ट्रेच हो जाते हैं, और जब ये स्ट्रेच होते हैं तो इसकी फोर्सेस को मज़ीद बढ़ा देते हैं। ठीक है, वही बात कि जब मैंने उसको स्ट्रेच किया तो वो वापस अपनी असल हालत में आने को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, उसको लंग्स को दोबारा कोलैप्स करवा रहे होते हैं। तो ठीक है, इस सूरत में फिर हमारी लंग्स की जो है वो इलास्टिक फोर्सेस बढ़ जाती हैं। दूसरी मेन जो हमारे पास इलास्टिक फोर्स है ना दैट इज़ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का एक कॉन्सेप्ट ले लें कि हमारे पास क्या होता है कि अगर ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट लेने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले एक बारिश के कतरे की। ठीक है, बारिश के कतरे की अगर हम लोग शेप पे गौर करें ना तो वो इस तरह का होता है। ठीक है, एक देखें यहाँ से थोड़ा सा अपने एक दूसरे के पास पास होता है और यहाँ से मतलब थोड़ा सा स्फेरिकल ही है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये रेन ड्रॉप के अंदर हमारे पास होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये लोग क्या करते हैं, ये एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जस्ट लाइक दिस ये आपस में एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। जब ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है हमारे पास कि जो वो सरफेस है उसको एक दूसरे के करीब ले आते हैं। ठीक है, और इस तरह जो हमारी रेन ड्रॉप की फॉर्म है ऊपर से शक्ल है वो इस तरह की हो जाती है। ठीक है, मतलब जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन है वो देखें इस रेन ड्रॉप को एक तरह से कोलैप्स कर रहे हैं, एक दूसरे के पास लेकर आ रहे हैं। अब इसी तरह हमारे पास लंग्स में हमारे एल्वोलाई हैं उनके इर्द गिर्द एक सर्टेन एल्व्यूलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जब हमारे पास एल्व्यूलर फ्लूइड है और हम लोग सांस लेते हैं, अंदर लेकर जाते हैं, हवा लेकर जाते हैं अंदर, तो ये एल्व्यूलर फ्लूइड है और ये हमारे पास अंदर से यहाँ पे एयर आ गई। ठीक है, अब ये एयर वाटर जो है ये मिलकर एक एयर वाटर या एयर फ्लूइड इंटरफेस बना देते हैं। एयर जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रही। ठीक है, अब ये हमारे पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने पास पास जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास पास चले जाते हैं और एल्वेलाई को जो है वो एल्वेलर फ्लूइड जो है वो कोलैप्स करवाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, अब इसलिए क्या होता है कि अब देखो अब ये भी इट मीन्स कि ये वाली इलास्टिक फोर्सेस ये एक इलास्टिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है जो कि दैट इज़ टेंडिंग टू कोलैप्स द लंग्स। ठीक है, तो इसलिए ये दो मेन फोर्सेस जो हैं ये हमारे पास कंप्लायंस को इफेक्ट कर रही होती हैं। एक हमारी कौन सी थी जो अपनी लंग टिश्यू की इलास्टिक फोर्सेस थी, और दूसरी ये जो हमारे पास एल्व्यूलर फ्लूइड है ये सरफेस टेंशन की सूरत में इलास्टिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इसको मज़ीद फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए सरफेस टेंशन को हमारे पास गाइडन में एक बहुत अच्छा सा उन लोगों ने ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ नंबर है 38.4। ठीक है, उसमें वो अब हम लोग को ये चीज़ दिखाते हैं कि अगर ये देखें इधर एक्स एक्सिस पे हमारे पास प्रेशर उसने दिया हुआ है और इधर